क्या सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो जल्द से जल्द अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। और एक चीज़ सदैव ध्यान में रखिएगा, आपकी क्लास की जो टाइमिंग है 8 बजे, तो 8 बजे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बाई चांस कभी कुछ अगर टेक्निकल इशू हो तभी आपका विलम्ब होगा, वरना ना ही आपका 7:59 होगा और ना ही आपका 8:01 होगा। राइट, चलिए, गुड इवनिंग अनुपम कुमारी जी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो 2 क्लास में हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत जो भी आपके पॉइंट थे, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चे तथा बचपन हो गया, आपका समाजीकरण हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षा की प्रकृति हो गई, ज्ञान का रचना हो गया। क्योंकि आप सभी लोगों को कभी भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। और उन तमाम एमसीक्यू का निर्माण जो आपका होगा, जिस तरह से विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार का प्रश्न का प्रारूप हो सकता है मे बी आपके बीपीएससी प्रधान शिक्षक वाले एग्जाम में। ये हम लोग अपने मन में रख कर उसके अनुरूप तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, उस टॉपिक से समाहित करके मैंने कल रात में आपके लिए एक होमवर्क अपलोड किया था। अब पता नहीं लास्ट टाइम आप लोगों ने कब अपना होमवर्क का नाम सुना होगा, क्योंकि अब तो आप लोगों को आदत सी हो गई होगी बच्चों को होमवर्क देने की। परंतु मैंने आपके लिए कल रात को होमवर्क अपलोड किया था और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने अपने होमवर्क को अवश्य बनाया होगा। तो एक बार आप लोग प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आप लोगों को आपका होमवर्क मिला था और क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क बनाया है। यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि मैं उस अनुरूप आपके इस क्लास की फिर आगे शुरुआत कर सकूं। तो प्लीज अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा कि कल रात को आप लोगों का आपका होमवर्क आपको दिखा था और अपने अपने होमवर्क को आप लोगों ने बनाया या यूं ही उसे आप लोगों ने छोड़ दिया। ये अवश्य आप लोगों को बताना है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग भी अपने इस क्लास में क्या है, एक्टिव है, सक्रिय हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। और जो भी हमारे मित्र फिलहाल एक डेमो वीडियो के रूप में यूट्यूब पर बिहार प्रधान शिक्षक के वीडियोस को देखते हैं और अभी आप लोग इस क्लास में सुन रहे होंगे होमवर्क नामक शब्द को, तो ये होमवर्क आपको टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे अपलोड होता है, जिसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। 2-3 क्लास मैंने एक डेमो के रूप में आपका अपलोड कर दिया, ताकि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार से आपके प्रधान शिक्षक की तैयारी हो रही है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर आप लोगों ने अपने अपने होमवर्क को बनाया होगा तो जल्द से जल्द आप लोग अपना आंसर देने का कृपा प्रदान करें। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है आपको, सबसे पहले पेडागोजी के प्रश्नों को बनाने के लिए, अर्थात जो आपका 75 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, उन एग्जाम में प्रश्नों को जब तक आप लोग शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको वह घुमा देगा और आपको लगेगा कि आपके सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। फिलहाल तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, परंतु जो आपका बीपीएससी का पैटर्न है उसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई रहता है उपयुक्त में से एक कोई नहीं। इस प्रकार के 2 ऑप्शन आपके बढ़ते हैं, जो कि आपको और ज्यादा चिंतन करने को मजबूर करते हैं। इसीलिए हर एक चीज का पहले सटीकता के साथ में आप जान जाए, उसके तथ्य को समझ जाए, उसके अनुरूप आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में अपने प्रश्नों को डील करना है। तो आइए, प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो अपना अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। यस, डन। हरिंदर कुमार जी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। आइए, और लोग भी बताए अपना आंसर। सिर्फ एक हरिंदर कुमार जी ने ही अपना आंसर बताया है और हमारे मित्र बनाए हैं। बहुत बढ़िया हरिंद्र कुमार जी, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है। वेरी गुड। और कोई हमारे मित्र हैं जिन्होंने इस प्रश्न को बनाया हो? मात्र एक ही हमारे शिक्षक गण है जिन्होंने प्रश्न का आंसर दिया है, और मित्रों ने नहीं बनाया है क्या? आप ईमानदारी पूर्वक बता सकते हैं कि हाँ, मैंने बनाया है चाहे नहीं बनाया है। राइट, चलिए,
प्रश्न कह रहा है अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहां तक का जो आपका लाइन है बहुत बढ़िया अनुपम कुमारी जी, बहुत बढ़िया। आइए यहां तक जो आपका लाइन है कह रहा है अनेक स्थितियों में, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के हमारे आसपास में जो स्थितियां होती हैं उसके अनुरूप विकास के विभिन्न क्षेत्र, मैंने आपको पढ़ाया होगा आपके क्लास नंबर 1 में विकास के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में, जिसका मैंने आपको नाम क्या बताया था, PCS बताया था। P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल। अर्थात मैंने आपको पढ़ाया होगा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये 3 प्रकार के मैंने आपको विकास का क्षेत्र बताया था। क्या आपको याद है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहला आपका क्या होता है? तो शारीरिक विकास होता है। विकास के क्षेत्र की बात हो रही है, सबसे पहला आपका शारीरिक। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक विकास। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा मैंने आपको बताया था सामाजिक विकास। क्या आपको याद है? यस और नो में रिप्लाई भी करते चलिएगा। इसमें कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों की मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात परस्पर वह क्या करते हैं? कनेक्टिविटी करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब इस प्रकार से, अर्थात आपस में कनेक्टिविटी करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट रूप से हमारे बौद्धिक योग्यताएं, बौद्धिक का मतलब क्या हुआ? हमारा जो ये मस्तिष्क है, हमारा जो ये ब्रेन है, इसी को हम लोग बौद्धिक क्षमता के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग संज्ञानात्मक के नाम से जानते हैं। अर्थात बौद्धिक योग्यताएं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता के स्पष्टता की ओर चर्चा करता है। अर्थात यहाँ पे सबसे पहला शब्द आया समस्या समाधान। समस्या समाधान का मतलब क्या हो गया? तो समस्या समाधान का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए ब्रजेश जी, हरेंद्र जी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम सामने से आएगा तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो आप चिंतन करते हैं वह चिंतन आप कहाँ करते हैं? तो अपने मस्तिष्क में करते हैं, अपने दिमाग में करते हैं, राइट। और आगे कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं समालोचनात्मक चिंतन, इसका मतलब क्या हुआ सोच समझिए। समालोचनात्मक चिंतन को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात किसी भी प्रकार के समस्या पे जो हम लोग विभिन्न प्रकार के पहलुओं के द्वारा चिंतन करते हैं, विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस प्रकार के चिंतन को हम लोग समालोचनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग विवेचनात्मक चिंतन कहते हैं। और एक बच्चे का चिंतन प्रक्रिया कैसा होना चाहिए? तो समालोचनात्मक होना चाहिए, विवेचनात्मक होना चाहिए। सभी का अर्थ आपका एक ही होता है और यह शब्द का निर्माण हुआ है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और वह एक प्रकार के कैसे हैं? तो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है और उसी रचनावाद से निर्माण होता है हमारा समालोचनात्मक शब्द का। आगे है तार्किकता। तार्किकता का मतलब क्या हुआ? जहां पे हम लोग लॉजिक लगाना प्रारंभ करते हैं, तर्क लगाना प्रारंभ करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसी को तार्किकता के नाम से जानते हैं। स्पष्टता चर्चा करता है, अर्थात जब भी हम लोग कोई शारीरिक कार्य करेंगे वो हमारा शारीरिक के अंदर में आएगा। उसी के अंदर जो हम लोग मूवमेंट करते हैं, इसको मैंने क्या आपको नाम दिया था? मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर डेवलपमेंट बोला था। अगला है सामाजिक। सामाजिक के अंदर में क्या होगा? जब हम लोग सामूहिक कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, आसपास में कोई संस्कृति में, कोई सभा में, कोई भाषा में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या अपने आसपास के वातावरण से किसी प्रकार के ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, चरित्र में परिवर्तन आ रहा है, इस प्रकार का गुण हमारा क्या कहलाएगा हरेंद्र जी और ब्रजेश जी? सामाजिक कहलाएगा। और आप दोनों मित्रों का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। तो आई होप हरेंद्र जी और ब्रजेश जी आप समझे होइएगा कि किस प्रकार से आपका आंसर गलत हुआ। और अनुपम जी, अर्चना जी, साजिया प्रवीण जी, आप लोगों का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, संज्ञानात्मक है। अर्थात जहां पे हम लोग तर्क करते हैं या समालोचनात्मक चिंतन करते हैं या सोचने की कार्य करते हैं, अपने समस्याओं का समाधान करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की क्रिया हमारे विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारे संज्ञानात्मक चीज से संबंधित है, हमारे कॉग्निशन से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2।
ये मैंने कल आपके साथ में डिस्कस किया था समाजीकरण का टॉपिक, और मैंने आपको दो प्रकार का समाजीकरण पढ़ाया था, प्राथमिक और द्वितीयक। वहीं से आपका संबंधित है आपका ये प्रश्न संख्या 2। तो जल्द से जल्द आप लोग अपना आंसर देने का कृपा प्रदान करें। आइए, क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहने का अर्थ क्या हुआ? मैंने आपको पढ़ाया होगा बाल्यावस्था के बारे में, क्या आपको याद है? विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं में, अर्थात मैंने आपको पढ़ाया होगा बाल विकास का अवस्था, बताया था ना, जहां पे मैंने शुरुआत किया था गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मैंने 3 पार्ट में तोड़ा था। नंबर 1 को मैंने क्या बोला था? पूर्व बाल्यावस्था। नंबर 2 को मैंने बोला था मध्य बाल्यावस्था, और नंबर 3 को मैंने बोला था उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्थात पूर्व को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे, जो कि क्या होता है आपका 2 से 6 वर्ष होता है, मध्य आपका 6 से 9 वर्ष होता है, और उत्तर आपका 9 से 12 वर्ष होता है। तो कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। समाजीकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीव जंतु से मनुष्य बनाने की क्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। और सबसे पहला प्राथमिक कारक कौन होगा? तो प से प्राथमिक, प से परिवार, प्राथमिक कारक होगा परिवार। और समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या होगा? आपका विद्यालय होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परिवार और विद्यालय। यहाँ पे एक वर्ड आया है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम का मतलब क्या हुआ? कि जब हम लोग किसी प्रकार के सूचनाओं को या किसी प्रकार के बातों को अपने आसपास के समाज में फैलाते हैं, बताते हैं, उस प्रकार के जानकारी को हम लोग जनसंचार, अर्थात जिस प्रकार से आपका न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, न्यूज हो गया, वहां से हम लोग विभिन्न प्रकार के बातों के बारे में जानते हैं, वो एक प्रकार का जनसंचार माध्यम हो गया। परिवार का अर्थ आपको पता ही है, मुद्रित। मुद्रित का मतलब क्या होता है? जो भी चीज आपका प्रिंटेड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रित। मुद्रित अर्थात कोई सामग्री हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, या किसी भी पेपर पे आपने कुछ भी प्रिंट किया है, उसी को हम लोग मुद्रित नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय और परिवार और विद्यालय। प्राथमिक कारक कौन होगा हमारा? प्राथमिक कारक होगा परिवार, और द्वितीय कौन होगा हमारा? तो विद्यालय होगा। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे, आराम से बताएं इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 2 में अनुपम जी, ब्रजेश जी, साजिया जी, अर्चना जी, आप सभी लोगों का आंसर क्या था? तो बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, जल्द से जल्द आंसर बताएं। अर्चना श्रीवास्तव जी, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो मैडम आप कहां पे गलती कर रही हैं? अर्चना श्रीवास्तव जी, आपका आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी था। जरा ध्यान देने का कोशिश करेंगे मैडम, ऑप्शन नंबर बी में क्या आपको कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका विद्यालय है, और विद्यालय हमारा प्राथमिक कारक नहीं होता है, विद्यालय हमारा द्वितीयक कारक होता है। मैडम थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ साथ बस आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल लिया कीजिए। राइट, चलिए प्रश्न संख्या 3, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक, फिर से आपका एक वर्ड निकल कर आ गया समालोचनात्मक। ये क्या होता है? तो समालोचनात्मक हमारा एक प्रकार का चिंतन कौशल होता है। क्या होता है? समालोचनात्मक हमारा एक प्रकार का चिंतन कौशल होता है। समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत, समुन्नत का अर्थ मैं आपके हर एक शब्द का अर्थ आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास में समय हो तो कॉपी में अवश्य नोट डाउन कीजिएगा। समुन्नत का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या करना? तो बढ़ावा देना होता है मतलब समुन्नत का। समुन्नत करना चाहता है, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे? संवर्धन का मतलब क्या होगा? संवर्धन का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, अपनाना चाहेंगे। क्या? जिसे आप लोग अपनाना चाहेंगे, फॉलो करना चाहेंगे, इसी को हम लोग संवर्धन के नाम से जानते हैं। बताइए, सबसे पहला है आपका अभिसारी। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द आपको समझना है, अर्थात अपने चिंतन कौशल के लिए आपको थोड़ा सा जानना है कि बच्चा का चिंतन कौशल कैसा होना चाहिए, बच्चे का थिंकिंग स्किल कैसा होना चाहिए। ये शब्द आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में देखने को मिलेगा और आपको अक्सर परेशान करेगा, इसलिए आपको इस प्रश्न पे, इस शब्द पे आपको क्या करना है? ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 वर्ड आपको बता दूं। सबसे पहला आपका वर्ड होता है अभिसारी। क्या होता है आपका? अभिसारी चिंतन। और दूसरा शब्द होता है आपका अपसारी चिंतन। क्या? आपका अभिसारी और आपका अपसारी चिंतन। ये 2 प्रकार के क्या हो गए? हमारे चिंतन के तरीका हो गए।
अब समझिए, अभिसारी को अगर हम लोग अपने दैनिक भाषा में जोड़ना चाहें, अपने वास्तविक जीवन में जोड़ना चाहें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभिमान। क्या बोल सकते हैं? अभिमान। और इसको अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो अपसारी अप से अपना क्या हो जाएगा? अपार शक्ति वाला। क्या हो जाएगा आपका? अपार शक्ति वाला। अब देखिए, अभिमान कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे नकारात्मक विचारधारा में अगर मैं इसे लेकर चलूं तो अभिमान अपने आप में क्या होता है, कभी कभी हमें घमंड हो जाता है कि जो है सो हम ही हैं। अर्थात अभिमान हमें सदैव करना चाहिए, परंतु अगर हमारे गार्जियन अभिमान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु अगर एक विद्यार्थी ही अभिमान करना शुरू कर दे कि मुझसे तो कुछ बात नहीं है, हम तो सारा काम अपना कर लेंगे, तो अभिमान हमारा कहीं ना कहीं घमंड का रूप ले लेता है। और अभिसारी का मतलब सिंपल सा अर्थ हो गया कि जिस समस्या का केवल एक हल निकले, केवल एक हल निकले, एक समाधान निकले, उस प्रकार के चिंतन को हम लोग अभिसारी के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा 2+3 का योग्य क्या होगा? 2+3 का योग्य क्या होगा? बताइए। ये आपका नकारात्मक शब्द नहीं होता है, इसीलिए निगेटिव शब्द में अभिसारी को मत लीजिएगा। मैं आपसे पूछूं कि 2+3 का योग्य क्या होगा, इसका आंसर दीजिएगा। और यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए ऐसी 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 दो संख्या जिसका जिसका योग्य 5 हो। ठीक, अब देखिए, अगर कोई ऐसा समस्या समाधान है जिसके पास में मेरा एक ही हल है, एक ही तरीका है, वो हमारा क्या कहलाएगा? अभिसारी कहलाएगा। 2+3 का योग्य क्या होगा? तो आप सभी लोग क्या कहिएगा? 2+3 का योग्य होगा 5। ये आंसर आप सभी लोगों का, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है, मात्र 18 लोग कनेक्टेड हैं, आप सभी शिक्षक गण एवं शिक्षिका गण से, आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया अपने अपने ग्रुप में अपने अपने मित्रों को अवश्य बताइए, ताकि वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। काफी कम लोग जानते हैं कि मैं बिहार प्रधान शिक्षक के बारे में या उस पर मैं कार्य कर रहा हूं, आपके साथ में मैं आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग भी अपने समूह में एक बार अवश्य शेयर कीजिएगा, इतना मेरा नम्र निवेदन है आपके इस छोटे से मित्र का। आप सभी मित्रों से नम्र निवेदन है कि अपने मित्रों में अवश्य शेयर कीजिएगा। राइट, तो 2+3 का योग कितना हो जाएगा? तो 2+3 का योग हो जाएगा 5। ये आप सभी लोगों का आंसर क्या आएगा? एक समान आएगा। परंतु अगर मैं कहूं ऐसी दो संख्या जिसका योग 5 हो, तो आप में से कोई क्या कहेगा? 4+1 कहेगा, कोई 2+3 कहेगा, कोई 5+0 कहेगा। इस प्रकार से आपका क्या होगा? अलग अलग प्रकार का हल आने लगेगा। अर्थात जब भी हम लोग किसी प्रकार के उस समस्या के ऊपर में चिंतन करते हैं और उस चिंतन में हमें विभिन्न प्रकार के पक्षों पे हम लोग चिंतन करें, विभिन्न प्रकार के तरीकों से चिंतन करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। इसीलिए कहा भी गया है कि हर एक समस्या के लिए अपना 2 प्रकार का हथियार तैयार रखे, और एक वो फेल भी हो जाए तो दूसरा अपना काम करे। अर्थात सदैव बच्चों में आपको अपसारी चिंतन का क्या करना है? बढ़ावा करवाना है, समुन्नत करवाना है, प्रोत्साहन करवाना है। और इसी अपसारी चिंतन को हम लोग अपने शिक्षण शास्त्र में, अपने डीलेड में अलग अलग नाम से जानते हैं। इस नाम को भी समझ लीजिए। एक को बोलते हैं समालोचनात्मक। क्या बोलते हैं? तो समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग ही कहलाता है। दूसरा अपना क्या कहलाएगा? विवेचनात्मक, इसी के भी हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग ही कहेंगे। तीसरा होता है अपना मुक्त अंत वाला प्रश्न। मुक्त अंत वाला प्रश्न अर्थात ओपन इंडेड हम लोग कहते हैं, ये भी हमारा क्या होगा? तो क्रिटिकल थिंकिंग का ही अपना पार्ट होगा। तो ये हमारा चिंतन का क्या होता है? प्रकार होता है। अब आइए प्रश्न में, कह रहा है समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करेंगे, आखिर अपनाएंगे? तो अभिसारी चिंतन केवल एक हल होगा, ऐसा कार्य नहीं करवाएंगे। कंठस्थीकरण का अर्थ होता है याद करवाना, रट्टा मरवा देना, और कभी भी बच्चों को आप याद करवाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा। आप अपने कक्ष में बच्चों को कभी भी रट्टू मल तोता नहीं बनवाइएगा, सदैव समझाने का कार्य करवाइएगा। ठीक है।
निष्क्रिय अनुकरण, हमेशा हमें क्या करना है, सक्रिय अनुकरण करवाना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वचिंतन एवं प्रतिबिंबम। स्वचिंतन कहने का अर्थ हो गया कि बच्चे जब अपने ऊपर में चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, स्वयं से अपने ऊपर में चिंतन करेंगे, आखिर मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, किस प्रकार से मैं गलती कर रहा हूं, अर्थात इसी को हम लोग अपने आकलन के पाठ में बोलते हैं स्वयं का अवलोकन करना, स्व अवलोकन भी कहलाता है। तो स्वचिंतन का मतलब क्या हो गया, अपने स्वयं के बारे में हम चिंतन करें, आखिर मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, सर इतना अच्छा बता रहे हैं मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। इस प्रकार के चिंतन कौशल का बढ़ावा करना है कि बच्चा हर एक समस्या के ऊपर में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से चिंतन कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। बताइए प्रश्न संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग, आपके विद्यालय प्रांगण से कनेक्टेड है। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी लोग बिल्कुल सही दीजिएगा, इतना मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। क्यों, क्योंकि यह प्रश्न जो है सो आपके विद्यालय से कनेक्टेड है और सदैव आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में अपने आप को, अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को उदाहरण मानकर आपको क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। तो प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। विद्यालयों में सुविधा वंचित, कल मैंने आपको पढ़ाया होगा उपेक्षित वर्ग वाले बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था, वहीं से आपका यह प्रश्न है कि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, सुविधा वंचित पृष्ठभूमि को ही हम लोग उपेक्षित वर्ग के भी नाम से जानते हैं। निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ पता नहीं, आपको पता है या नहीं पता है, इस पे आपको चिंतन करना है। चलिए बहुत बढ़िया, अनुपम जी का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। और भी जो हमारे मित्र कनेक्टेड हैं, 15-16 लोग जो कनेक्टेड हैं, आप लोग बनाए नहीं है या आप लोग आंसर देना चाहते नहीं है, थोड़ा सा तो एक्टिव बनिए ताकि मुझे भी आनंद आए, मुझे भी मजा आए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आइए, कह रहा है आपको इस प्रश्न में कि विद्यालयों में सुविधा वंचित, सुविधा वंचित पृष्ठभूमि का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग उपेक्षित वर्ग के नाम से जानते हैं, हाशिए के समाज के नाम से जानते हैं। अर्थात एक ऐसा वर्ग जो अपने विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं से, विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रह जाए, उस प्रकार के वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सुविधा वंचित वर्ग बोलते हैं। उस वर्ग से आने वाले बच्चे, अर्थात पृष्ठभूमि का मतलब होता है उस बच्चे का बैकग्राउंड। चलिए हरेंद्र जी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं और ब्रजेश कुमार ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद है आपका आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है हमारा आईक्यू लेवल। क्या होता है, आईक्यू लेवल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग अपना बौद्धिक क्षमता के नाम से जानते हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, अपना आईक्यू लेवल होता है। तो निष्पादन का मतलब क्या है, निष्पादन अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है जो हमारे बौद्धिक क्षमता के स्तर को इंगित करता है। निष्पादन का मतलब क्या हो गया, हमारा आईक्यू लेवल हो गया। ठीक, किस ओर संकेत करता है बताइए। अगर आपके विद्यालय प्रांगण में वंचित पृष्ठभूमि का बालक कोई पढ़ने आया और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है और उसका आईक्यू लेवल कैसा है, निम्न स्तरीय है, तो ये कारण क्या है, इस कारण को आपसे पूछ रहा है। तो आप में से ब्रजेश जी कहे हैं कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। अगर आप ब्रजेश जी सभी बच्चों पर अगर आप ध्यान देते तो इनका निष्पादन स्तर बढ़ना चाहिए था ना भाई, निम्न स्तरीय कैसे हो गया। अर्थात आपने कहीं ना कहीं बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। अनुपम जी और हरिंदर जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कि उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। हरिंदर जी और अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग शिक्षक हैं, जरा आप लोग मुझे बताइए कि क्या अगर कोई ग्रामीण इलाके से या ऐसे पृष्ठभूमि का बालक है जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, तो क्या उनके बच्चा को पढ़ने का हक नहीं है। क्या अगर उनके माता पिता पढ़ने में होशियार नहीं है या उन्होंने कभी भी शिक्षा को ग्रहण ही नहीं किया है, अनपढ़ है, तो क्या ऐसे बच्चों का निष्पादन स्तर, उनका आईक्यू लेवल निम्न स्तरीय का होगा। कदापि नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। आवश्यक नहीं है कि हमारे माता पिता अगर शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं तो हम बालक के रूप में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, तो गलत हो गया। आप में से साजिया परवीन जी, ब्रजेश जी, हरेंद्र जी, अनुपम जी, आप सभी लोगों का आंसर अभी तक गलत है। आगे बढ़िए।
विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। अर्थात एक विद्यालय प्रबंधन का यह दायित्व बनता है कि उसके विद्यालय प्रांगण के अंदर में चाहे कोई सुविधा वंचित का बालक हो, कोई विशेष आवश्यकता वाला हो, दिव्यांग हो, सामान्य बालक हो, सभी बच्चों का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास करवाना है, कैसे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यह पूर्ण रूप से दायित्व किसका बनता है? तो विद्यालय प्रबंधन का बनता है। अगर कोई भी बच्चा कभी भी फेल करता है, किसी बच्चा का आईक्यू लेवल अगर कम होता है, तो कदापि इसमें बच्चे का कभी भी कोई कसूर नहीं है, उसके माता पिता का कभी भी कोई गलती नहीं है। पूर्ण रूप से गलती है तो विद्यालय प्रबंधन का है, शिक्षकगण का है। बच्चे क्या है? तो बच्चे भगवान के मूर्त हैं। बच्चे क्या हैं? बच्चे ईश्वर है और बच्चे कभी भी गलती नहीं करेंगे। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। और जब भी बच्चा के ऊपर में कोई क्वेश्चन आए कि बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, इन तमाम केस में सबसे पहले कसूरवार कौन होगा? सबसे पहला गलती किसका होगा? तो विद्यालय प्रबंधन का होगा, शिक्षकगण का होगा। आप तमाम शिक्षक की यह दायित्व बनती है, चाहे बच्चा को समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना है, आपको अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना है। चाहे जो हो जाए, आपको बच्चों को आगे बढ़ा के रहना है। इसलिए तो आपके विद्यालय में अभी मिशन दक्ष भी चल रहा होगा कि जो बच्चे समझ नहीं रहे उनके लिए आप एक्स्ट्रा काम करके उन्हें आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात ये किसका होगा इसमें कारण? तो हमारा विद्यालय जो है उन तमाम बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं समझ पा रहा है, जिस कारण से इन बच्चों का बौद्धिक स्तर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अर्चना जी कह रही हैं ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के पूरी तरह से उत्तरदायी है। मैडम एक बात बताइएगा अर्चना जी, आप जिस जगह से भी बिलोंग करते होइएगा, क्या यह आवश्यक है कि उस गांव में अगर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है तो वहां पे कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता है? क्या हमारा सामाजिक परिवेश अगर रेकार करके बोल रहा है रे कहां छे रे कहां छे, तो क्या मैं भी उसी तरह से बोलने लगूंगा? जब हम लोग जाएंगे, सिर्फ सामाजिक परिवेश ही हमारे लिए कसूरवार नहीं होता है। हमारे अधिगम में, हमारे लर्निंग में जब बात होगी विद्यालय की, तो विद्यालय की अपनी एक वातावरण होती है, विद्यालय का अपना एक मानक भाषा होता है, विद्यालय का अपना एक अनुशासन होता है, उसके अनुरूप बच्चों का डेवलपमेंट होता है। वही बालक अपने गांव में हो बाबू खाना न खेबू, परंतु विद्यालय में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम करता है। अर्थात सिर्फ सामाजिक परिवेश ही उत्तरदायी होगा, यह आवश्यक नहीं है। अगर उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो पूर्ण रूप से गलती किसकी है? तो विद्यालय प्रबंधन की है कि प्रबंधन ने उन तमाम बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाने के तौर तरीके में, शिक्षक ने अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव नहीं किया, जिस कारण से इन तमाम बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डी भी क्या होगा आपका? गलत होगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर पढ़ाने के क्रम में कभी मेरे मुंह से, मुख से, क्योंकि मैं कुछ भी देखकर नहीं बोलता हूं, अपने अंतः मन से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। पढ़ाना क्या, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। मैं न शिक्षक हूं, न ही मैं प्रोफेसर हूं, मैं आप सभी के सामने आपका एक छोटा सा मित्र हूं। तो अगर कुछ समझाने के क्रम में अगर कोई जोश जोश में कुछ अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत सम्मान और शिक्षक गण है और आपके सामने हम लोग क्या ही हैं। तो प्लीज किसी प्रकार की बातों को माइंड नहीं कीजिएगा। राइट, चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? प्रेम से पढ़िएगा प्रश्न को। क्या बात हो रहा है? बचना का बात हो रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, जानकारी याद करवाना चाहते हैं और आप बचना भी चाहते हैं। सो द व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? दीज आर द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? राइट सर, सी। थैंक यू, वेरी गुड। आइए, कह रहा है कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। एकदम बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, एकदम सोच समझ कर आपको क्या करना है, आंसर देना है। उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बहुत बढ़िया अनुपम जी। और लोग बताएं, और लोग बताएं। बट मित्र बेहतर नहीं, बेहतरीन है सर आप। कोई बात नहीं है सर जी, ये तो आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। बताइए, पहले आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए।
प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है। और जो भी हमारे मित्र अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आगे चलकर अपने इस लाइव क्लास में कनेक्ट होना, होमवर्क बनाना, तो आज ही जुड़े टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की पे बिहार प्रधान शिक्षक बैच में, ताकि आप भी अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के समस्याओं के साथ साथ मात्र आधा घंटा से 1 घंटा निकाले और 75 नंबर की तैयारी करें सुदृढ़ और सुविचार के साथ में। राइट, तो अभी ही ज्वाइन करें टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। आइए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। याद करने का मतलब सिर्फ रटाना नहीं होता है, अर्थात समझाने के क्रम में भी हम लोग बहुत प्रकार की बातों को इस तरह से समझाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपसारी और अभिसारी का उदाहरण दिया। अब जब 2-4 दिन लगातार उस चीज को हम लोग सुनेंगे तो हमारा माइंड में सेट हो जाएगा, और जो चीज हमारे माइंड में सेट हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, याद हो गया। चलिए, हरेंद्र जी कह रहे हैं कि बी होगा, ब्रजेश जी भी कह रहे हैं बी होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। बचना का मतलब होता है उस कार्य को आप नहीं करना चाहेंगे, अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जिससे आप बचना चाहेंगे, याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। सबसे पहला है कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई आप सक्रिय नहीं हैं, आप क्या हैं, आप निष्क्रिय रूप में, अर्थात आपका मन नहीं है, फिर भी आप उसे दोहराने के लिए कह रहे हैं। अगला है उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे। यहाँ पे बचना का बात हो रहा है तो पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना तो अच्छी बात होती है ना हरेंद्र जी। इससे अगर हम बच जाएंगे तो बच्चे को समझ में कैसे आएगा, ये तो करना ही है ना। अर्थात यहाँ पे बचना का बात हो रहा है, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे आप नहीं करना चाहेंगे। ज्ञान को वास्तविक जीवन के समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। ये सब कार्य करना है आपको, इन तमाम कार्यों से आपको बचना नहीं है। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अर्थात उदाहरण का मतलब हो गया डायरेक्ट हमारे कंटेक्स्ट से संबंधित, और गैर उदाहरण का मतलब हो गया हमारे वातावरण से संबंधित। यह भी कार्य एक शिक्षक के रूप में आप कीजिएगा। किस कार्य से आप बचिएगा, तो आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। अर्थात आप स्वयं एक्टिव नहीं है, आप स्वयं आप सक्रिय नहीं है, आप स्वयं निष्क्रिय रूप में है, डल डल से है, और आप बच्चे को उस कार्य को करने के लिए कह रहे हैं। जब तक मैं स्वयं ही एनर्जेटिक नहीं रहूंगा, मैं स्वयं ही मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, तो मैं आपको क्या ही पढ़ा पाऊंगा, मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। अर्थात इस प्रकार के कार्यों से शिक्षक को सदैव बच के रहना चाहिए, शिक्षक को सदैव सक्रिय रहना चाहिए। शिक्षक क्या एक अलग प्रकार का विचारधारा होना चाहिए, उनके अंदर में, उनके बातों में एक प्रकार का ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए कि हर एक बच्चा जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो अपने उस क्रियाओं को समझने के लिए आपके साथ में कनेक्टेड रहे। और सदैव आपको अपने कक्षा कक्ष में क्या करना है, तो एक मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किस कार्य से हमें बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए से बचना चाहिए। ब्रजेश जी आप ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। ये सब कार्य हम लोग करेंगे, क्या बोल रहा है, बचना चाहेंगे। अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कीजिएगा, सो आपसे पूछ रहा है। और इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ब्रजेश जी, ये कार्य से आपको बचना है, ये कार्य आप नहीं करना चाहते हैं। बाद बाकी कार्य तो आप करना चाहिएगा ही चाहिएगा। ये सारे जो आपके कार्य हैं बी सी डी, ये सभी बेस्ट कार्य हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1-2 में पढ़ा था इस प्रकार के प्रश्नों को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर गलत नहीं दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अभी आप ब्रजेश जी, हरेंद्र जी, अर्चना जी, आप लोगों का आंसर गलत था इस प्रकार के प्रश्न में। सेम वैसा ही प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। आइए, मानवीय क्षमता अर्थात मानव के अंदर में जो क्षमता है, जैसे कि उसका बुद्धि हो गया, समस्या समाधान हो गया, समालोचनात्मक चिंतन हो गया, सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अर्थात ऐसे जो क्रियाएं होती हैं सो किस क्षेत्र के अंदर में आएगा। राइट, तो शारीरिक तो अपना होगा नहीं। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशंस, जो हमारी फीलिंग होती है वही हमारा संवेगात्मक कहलाता है।
अगला है संज्ञानात्मक। ऐसे कार्य कहाँ आएंगे? तो हमारे संज्ञान के बीच में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी नैतिक। नैतिक का मतलब क्या हुआ? हमारा जो व्यवहार होता है, जैसे कि हमारे घर में मौसा जी प्रणाम, पैर छू के हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड नैतिकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरालिटी बोलते हैं। और इसमें आपका एक थ्योरी भी है, द थ्योरी ऑफ मोरालिटी। किसके द्वारा दिया गया है? तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया, जो शायद हम लोगों को पढ़ना भी है। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हरेंद्र जी, ब्रजेश जी, आपका आंसर नहीं आया। कहाँ मेरे मित्र आप लोग खो गए थे? जल्दी से। बहुत बढ़िया अनुपम जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। साजिया जी वेरी गुड। हरिंदर जी बहुत बढ़िया। और ब्रजेश जी आपने फिर से गलती कर दिया। ब्रजेश जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह में 9 से 12 के बीच में कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आए, कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आए, तो आप एक बार मुझे कॉल करें और मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा आपको उसके बारे में समझाने का। सीखने के क्रम में कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी शर्म नहीं होना चाहिए, लज्जा नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी उम्र नहीं होता है सीखने का। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। भले ही आपका छोटा मित्र हूं, जब भी संपर्क कीजिएगा आपको सही बात ही बताऊंगा। जो नहीं आएगा डायरेक्ट बोल दूंगा, सॉरी सर मुझे नहीं पता। आइए प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? अभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं बाल केंद्रित का, इसके लिए क्या है? चाइल्ड सेंटर बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार का भी आपका सेवाकालीन प्रशिक्षण भी होता होगा। आप लोग विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण में भी जाते होइएगा और प्रशिक्षण के दौरान आप विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते होइएगा, एक्टिविटीज को करते होइएगा। तो बाल केंद्रित कहने का आशय हो गया कि जब हम लोग अपने कक्षा में बालकों के रुचि का, बालकों के जिज्ञासा का, उसके आनंद का ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ में कोई एक्टिविटी करते होइएगा या आपका व्यवहार बच्चों के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, तो आपके क्लास का सभी बच्चों को इंतजार रहता होगा। अगर आप अपने स्कूल में चुपचाप जाते होइएगा, हाँ बुआ रे, चल 2 से 10 तक के पहाड़ा लिख ले, आप अपना जाके चुपचाप बैठे हुए हैं, तो बच्चा का कनेक्टिविटी आपके साथ में नहीं बनता होगा। मैं देखने तो आया नहीं हूं कि आप लोग किस प्रकार से अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, परंतु एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए यही मैं पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो उस प्रकार से अगर आप लोग कार्य कीजिएगा तो एक बच्चे का जो आपके साथ में लगाव होगा, जो बच्चा का एक कनेक्टिविटी होगा, उस लगाव का कहीं से कोई तोड़ नहीं है, कहीं से कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि लगाव और प्रेम क्या है? वो अपने आप में एक मूल्यवान चीज है जिसका कभी भी हम लोग मूल्य लगा ही नहीं सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के कार्य से बचना या उसमें बदलाव जरूरी है। क्या कह रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। अर्थात जहां पे रचनात्मक मूल्यांकन की बात आती है तो रचनात्मक मूल्यांकन कहने का आपका आशय क्या होता है, इससे आप समझिए। यह वर्ड आपका निकल कर आया हुआ है, आकलन के अंदर से निकल कर आता है। आकलन का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने कक्ष में बच्चों का क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसे उनका डेवलपमेंट करना है, उसी को हम लोग आकलन कहते हैं। और यह आकलन हमारा 3 प्रकार का होता है। आकलन क्या होता है हमारा? तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका होता है रचनात्मक। क्या बोलते हैं हम लोग? रचनात्मक आकलन। यह हमारा कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा अपना होता है योगात्मक आकलन, इसे हम लोग समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका होता है निदानात्मक आकलन, जिसे हम लोग डायग्नोसिस असेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने सुना होगा अपने प्राइवेट स्कूल में आसपास में FA1 चल रहा है, FA2 चल रहा है। अर्थात पढ़ाने के क्रम में जब हम लोग बच्चों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसके डेवलपमेंट पे कार्य करते हैं, दैट्स कॉल्ड रचनात्मक आकलन। अगर बच्चों का सीधा हम लोग एग्जाम लिए और उनका रिजल्ट दे दिए, दैट्स कॉल्ड योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। और कक्ष के दौरान हम जो बच्चा, कैसे कि हम लोग बीमार पड़ गए, मान लीजिए मैं बीमार पड़ जाता हूं और मैं जाता हूं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर क्या करते हैं? तो डॉक्टर अब मरीज का इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर अब इलाज करते हैं टेस्ट रिपोर्ट का। डॉक्टर अब मरीज का इलाज नहीं करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट का इलाज करते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट में भले ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा 16 हो और गलती से अगर टेस्ट रिपोर्ट में आ गया 8, तो इतना आपको अनार का जूस और सब कुछ मिलने लगेगा कि मत पूछिए। राइट, तो डॉक्टर अब मरीज का नहीं, टेस्ट रिपोर्ट का इलाज करते हैं। उसी प्रकार से किसी प्रकार के बीमारी को जानने के लिए हम जो चेकअप करते हैं उसी को डायग्नोसिस करना बोलते हैं। और वही हमारा कहलाता है निदानात्मक आकलन। जब हम लोग बच्चों के समस्याओं के
के बारे में चिंतन करते हैं आपके शैक्षिक जगत में, आपके विद्यालय प्रांगण में, इसी को हम लोग किस नाम से जानते होंगे? तो एक्शन रिसर्च के नाम से जानते होंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते होंगे। आप उसमें क्या करते होइएगा? अपने कक्षा में 10 बच्चों को आपने देखा, उनका हिंदी कमजोर है, अब उस पर क्या कीजिएगा? आप कार्य करना प्रारंभ कीजिएगा। दैट्स कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, जो आप लोगों ने अपने पढ़ने के क्रम में एनआईओएस में बनाकर सबमिट भी किया होगा। राइट, अब यहां पे बात हो रहा है कि रचनात्मक आकलन से युगात्मक, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बदलाव हमें नहीं चाहिए। कंठस्थ स्मरण, इसका मतलब हुआ कि रट्टा मरवाने के जगह पर क्रिया आधारित अधिगम। क्रिया आधारित का मतलब क्या हुआ? अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, जहां पे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उस प्रकार के आप कार्यों को करवाइएगा। दैट्स कॉल्ड क्रिया आधारित अधिगम के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह पॉइंट आपका क्या है? सही लग रहा है कि जहां पे बच्चा रट्टा मार रहा है, रट्टा मारने की जगह पे आप क्या करवाइएगा? तो आप बच्चों से एक्टिविटी करवाइएगा। खोजी अधिगम, खोजी अधिगम का मतलब होता है जहां पे बच्चे विभिन्न प्रकार चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, खोजने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात बच्चे वहां पे सक्रिय रहेंगे। उस जगह पे आप लोग व्याख्यान करवाने लगे, बिल्कुल नहीं, बच्चा को व्याख्या पसंद नहीं आता है, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत, मानकीकृत क्या है? तो मानकीकृत अपने आप में एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है, निगेटिव आपका क्या होता है? यह शब्द होता है, निगेटिव वर्ड है आपका। इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, जो सभी के लिए एक समान होता है। अब मान लीजिए कि एक विद्यालय प्रांगण में 30 बच्चों में 20 बच्चे सामान्य हैं और 10 बच्चों में 5 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं और 5 बच्चे वंचित समूह से बिलोंग करते हैं, तो उन तमाम बच्चों का अलग अलग प्रकार का पृष्ठभूमि हो गया और उन तमाम बच्चों को अगर हम लोग एक ही प्रकार के स्टैंडर्डाइज तरीका में डाल देंगे तो बच्चा कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो उन तमाम बच्चों को आवश्यकताओं के अनुरूप जो हम लोग उनका कार्य करवाते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज करवाते हैं, उसके अनुरूप बच्चा का विकास होता है। दैट्स कॉल्ड मानकीकृत, नहीं लचीला पाठ्यक्रम होगा। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपका एक ही प्रश्न अभी देख सकता हूं, क्योंकि इसके बाद मेरी फिर डीलेट की क्लास होती है 9 बजे से, ठीक है, 9:30 बजे से। तो आज आपका ये अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बचे हुए प्रश्नों को और टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। राइट, चलिए 10-20 मिनट मुझे रुकना भी पड़ता है, कंटिन्यू बोलने की कला है नहीं है। अभी लगातार क्या है आपका? लगातार क्लासेज रहती है। तो ये आपके लिए आपका अंतिम प्रश्न है। 4 प्रश्न आपके बचे रह जाएंगे, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। आइए प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसके ऊपर में, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। अर्थात बच्चों में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर में उनके योग्यताओं के अनुसार नहीं, उनके रुचियों के अनुसार डेवलपमेंट करने के लिए एक ही प्रकार के समस्या पे विभिन्न प्रकार से चिंतन करने के लिए किस प्रकार का अवसर देने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया अनुपम कुमारी जी, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण कभी भी नहीं करवाएंगे, रटने का कार्य तो कभी भी नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 गलत है, अर्थात ए होगा नहीं, अब बी होगा नहीं। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण से, निष्क्रिय नहीं होगा, क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, अर्थात 2 भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करवाना। ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आज आपके 8 प्रश्न मैं करवा सकता हूं। ठीक, और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? और क्लास में थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए। मात्र 4-5 मित्र ही हमारे एक्टिव है। हरेंद्र जी हैं, अर्चना जी हैं, ब्रजेश जी, अनुपम जी, साजिया परवीन, तो आप सभी लोग भी एक्टिव रहें ताकि क्लास में और ज़्यादा आनंद आए। और थोड़ा सा अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में अवश्य एक बार बताइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपके साथ बेहतर कार्य कर पा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगे, 3-4 क्लास आपका हो गया है, आपने ऑलरेडी पीडीएफ को पढ़ा है, सारे नोट्स भी आपके यूनिट वाइज अपलोड हैं आपके स्टिच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो, प्रतीत होता हो,
तो अपने ग्रुप में अवश्य बताइएगा, अपने मित्रों को, अपने साथ में कार्य कर रहे कलीग को जिन्होंने फॉर्म भरा है। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा अगर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी शुभ रात्रि, गुड नाइट।